गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे घर पर, और अपने परिवार का पूरा ध्यान भी रख रहे होंगे। साथ में अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा आप। देखो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम घर पर 24 घंटे घर पर रह रहे हैं तो उसके लिए हमारे प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमारे पास टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। अगर आपने अब तक अपना टाइम टेबल सेट नहीं किया है या बनाया नहीं है तो बेटा बना ले। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से कब कितना टाइम देना है, आपके लाइव क्लासेस कब कब रहेंगी, उनके आधार पर बेटा उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम और कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके अनुसार पूरा ध्यान रखना है बेटा। देखिए बेटा, अपने आप को पूरी तरह से सुबह और शाम अपने घर पर एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान रखें और बेटा हेल्दी रहें। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखें। हमें अपने शरीर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना ज़्यादा मजबूत बनाना है कि बेटा हम पूरी तरह से हमेशा क्या रहें, स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा लैंड, इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स, इसमें हमने जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक आप किसी भी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम्स या समस्या नहीं भेजी है, तो इसका अर्थ ये है कि आप घर पर प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हैं। आगे आज इस टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो सबसे पहले आता है कि हमारे देश की जो टोटल जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशंस में। कि बेटा इसमें पहले क्लियर सी बात हो रही है कि भी हमारे जो देश का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? लैंड रिसोर्स। क्या पढ़ रहे थे बेटा? लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे सामने प्रश्न से आता है कि भी हमारे पास जो टोटल जो लैंड अवेलेबल्स है उसका कितने परसेंट लैंड्स का हम यूज कर रहे हैं और कितने परसेंट लैंड के यूज के डाटा हमारे पास बेटा अवेलेबल्स है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है बेटा, इसके सिर्फ ओनली अगर हम बात करते हैं तो 93% जो लैंड है उसके लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या है? अवेलेबल्स हैं। कितने? ओनली 93% लैंड के। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग जो 7% जो लैंड है उसके लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल्स क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो टोटल जो हमारे देश की जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसके सिर्फ 93% लैंड्स के ही क्या है बेटा लैंड यूज के डाटा अवेलेबल्स हैं। 7% जो रिमेनिंग जो 7% है इसके हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स नहीं है। तो इसके क्या कारण है? तो बेटा इसका कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि बेटा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है हमारा, इसमें अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जैसे आप ऊपर देखेंगे, इसमें इस तरह का हमारा जो मैप है भारत का, ऊपर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहे हैं। इस स्टेट में अगर हम बात करते हैं कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे बेटा ये जो पार्ट्स है जो मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये पार्ट्स जो है ये बेटा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। मीन्स पीओके जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीओके। मीन्स पीओके का जो एरिया है, इस एरिया का हमारे पास कोई लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स नहीं है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट्स जिसे हम सियाचिन कहते हैं बेटा, ये दो ऐसा पार्ट्स है जो बेटा चाइना के क्या है? कंट्रोल में है। एक तो कुछ एरिया तो ये है जो हमारे बेटा जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके पास हमारे पास जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और चाइना के कंट्रोल में है, उसके हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स नहीं है। कुछ पार्ट्स अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेटों का भी हमारे पास क्या नहीं है? लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स नहीं है। हमने अब तक वहां के जो भू सर्वे नहीं किया है कि भी हमने जो हमारे पास जो लैंड अवेलेबल्स है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में, उसका किस पार्ट्स में उस लैंड का हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। और वो टोटल लैंड बनती है बेटा कितनी? 7%। कितनी बनती है? 7% लैंड। तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 93% जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल्स हैं, 7% के लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स नहीं है। तो उसके क्या कारण है? तो आप क्या बताएंगे बेटा? आपको सिंपल सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र है या चाइना अधिकार क्षेत्र है, ये बेटा अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट चाइना के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ के हमने लैंड्स का यूज किस पर्पज से कर रहे हैं उसका हमने अब तक सर्वे नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो लैंड बनती है टोटल कितनी? 7%। और उस लैंड के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल्स नहीं है।
फिर बेटा अगर हमारा टॉपिक शुरू होता है वो आता है लैंड डिग्रेशंस। लैंड डिग्रेशंस मींस भूमि निम्नीकरण। बेटा देखिए जो हमारे पास जो लैंड रिसोर्स हम पढ़ रहे थे कि लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इससे हमारी लगभग 95% लैंड हमारी जो ह्यूमन लाइफ की लगभग 95% रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें जो 95% रिक्वायरमेंट्स जो हमारी लैंड रिसोर्स से कंप्लीट हो रही है, तो लैंड हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हम इस रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रिसोर्स था लैंड रिसोर्स, वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है। मीन्स इसमें बेटा निम्नीकरण हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं या हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं। बेटा अगर हम बात करते हैं माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम देखते हैं बेटा हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है, इसकी जो अपर जो लेयर है उससे हम क्या करते हैं, उसको खोदते हैं और उससे मिनरल्स को क्या करते हैं, फिर निकालते हैं। तो माइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैंड्स होती है उसमें हम गहरे गड्ढे खोद देते हैं और गहरे गड्ढे खोदने के साथ साथ हम देखते हैं बेटा उससे जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को भी हम दूसरे पार्ट्स लैंड के दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो लैंड्स हमारे यूज के लायक नहीं रहती है। तो बेटा माइनिंग प्रोसेस है वो एक लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है और इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या उड़ीसा है, ऐसे जो स्टेट हैं यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है बेटा वो कौन सा है, माइनिंग से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेटों में लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन सा है, माइनिंग से। वैसे बेटा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ मुख्य सबसे जो कारण है वो है माइनिंग, क्योंकि ये छोटे नागपुर का रीजन से बेटा और यहाँ पर हमारे मेटेलिक्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के क्या हैं, डिपॉजिट्स हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो माइनिंग करते हैं तो अर्थ क्रस्ट से इन मिनरल्स को निकालते हैं और निकालते समय जो वेस्टेज उत्पन्न होता है उसको हम क्या करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द लैंड्स पर डाल देते हैं, जिससे वो लैंड्स भी हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और जहां हमने माइनिंग की उसके माइनिंग करने की वजह से वहां पर क्या हो गई, गहरे गड्ढे हो गए, तो उस लैंड का भी हम किसी भी पर्पज से यूज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से माइनिंग भी एक लैंड डिग्रेडेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगला बेटा आता है ओवरग्राजिंग्स। ओवरग्राजिंग्स बेटा आप जानते हैं कि हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर लॉन्ग टाइम पीरियड्स तक पशुओं को क्या करते हैं, चराते हैं, तो बेटा वहां से जो ग्रासेस हैं या वेजिटेशन है आवरण वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि बेटा जो घास मिस होती है या पेड़ होते हैं वो सॉइल्स या भी लैंड्स के अपर पार्ट्स उसको क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, जिससे बेटा रनिंग वाटर्स या विंड्स की वजह से वो इजीली क्या नहीं होते हैं, इरोडेड नहीं होते हैं, अपरदित नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक किसी एक स्थान पर पशुओं को चराते हैं तो वहां पर वेजिटेशन आवरण क्या होता है, नष्ट होता है और जो अपर लेयर है जो सॉइल्स की उसके जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और इजीली क्या होता है कि उसकी वजह से बेटा वो रनिंग वाटर्स या रनिंग विंड से क्या हो जाते हैं, इरोडेड होते हैं। इससे भी क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है बेटा, अगर वो अपरदन क्षमता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मींस इरेजेंस कैपेसिटी को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। वाटर लॉगिंग्स या हम कह सकते हैं ओवर इरिगेशंस। बेटा देखिए वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे भी पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है हमारा, यहाँ पर लगभग हमने पढ़ा था कि नेट स्नो एरिया सबसे अधिक कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में 80% से अबव। तो बेटा यहाँ ओवर इरिगेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक वन एग्रीकल्चर ईयर्स में लगभग रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन्स में फसलों को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। और इसके लिए हमें यहाँ पर जो रेनफॉल्स है वो क्या होती है, लगभग कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कृषि क्रिया करते हैं। और इस वजह से लैंड्स क्या होते हैं, ओवर इरिगेशन की वजह से जो लैंड है उसमें बेटा जो हम बात करते हैं क्षारीय और अम्लीय तत्वों की मात्रा क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से जो सॉइल्स है उसकी फर्टिलिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये भी एक क्या है बेटा, हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। फिर हम आते हैं बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। बेटा देखिए औद्योगिकरण मीन्स आज देखते हैं बेटा हमारे यहाँ पर प्रत्येक अपने ही देश में नहीं, बहुत से अगर हम बात करते हैं हर एक कंट्री में जो औद्योगिकरण का जो प्रोसेस है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं
वो बेटा डिफरेंट टाइप्स के वेस्टेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ठोस, लिक्विड्स, या हम बात करते हैं गैसीय। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो वेस्टेज, जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज उत्पन्न होते हैं, उन वेस्टेज को क्या करते हैं, जो चाहे वो ठोस हो चाहे वो लिक्विड हो, हम ओपन लैंड पर उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। और जहां पर हम इन वेस्टेज को डालते हैं तो वो लैंड्स क्या होती है, डिग्रेडेड होती है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। उसके बाद हम आते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, मींस रिमूविंग द ट्री इन मैसिव स्केल्स, मींस बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हम अपने डिफरेंट पर्पज से लैंड का यूज क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और बेटा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं। इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट एरियाज को रिमूव करने की वजह से बेटा हम डिफरेंट टाइप्स के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को तो फेस करते ही हैं, और इसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस, इसके अलावा बेटा अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर्स है जो इसमें हमने नोट नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है। माइनिंग्स भी लैंड डिग्रेडेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हमने अभी पढ़ा है। ओवरग्राजिंग्स, वाटर लॉगिंग्स या बेटा ओवर इरिगेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस और डिफॉरेस्टेशंस, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स हैं। उनमें से बेटा अगर हम बात करते हैं, आज मॉडर्न एग्रीकल्चर्स में हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं तो इससे बेटा जो लैंड सॉइल्स है उसमें इन तत्वों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इससे जो सॉइल्स में जो हम बात करते हैं, जो किसान के जो मित्र जीवाणु होते हैं बेटा, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके यूज की वजह से वो उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और बेटा इसकी वजह से जो वाटर रिसोर्स है वो भी क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है, मिस पॉल्यूटेड हो रहा है। इस प्रकार से बेटा ओवर अगर हम बात करते हैं, यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड का, वो भी लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स है। उसके बाद मैंने दूसरा अगला फैक्टर बताया बेटा अर्बनाइजेशन मींस शहरीकरण। आज पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आप देखते हैं जब भी शहरों में कभी आप बड़े जो शहरों की तरफ जाते हैं हम, तो बाहर शहर के बाहर एक बड़े हम बात करते हैं जो वेस्टेज का जो हम बात करते हैं एक ढेर लगा होता है। तो वो जो पॉलीथीन्स या अन्य जो वेस्टेज होते हैं उनका जो ढेर लगाया जा रहा है वो एक लैंड पर तो लगाया जा रहा है, और उस लैंड का यूज हम किसी पर्पज से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि किस वजह से बेटा, जो शहर है उनसे जो वेस्टेज, जो ठोस वेस्टेज उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आती है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम डिफरेंट स्टेप उठा सकते हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने कहा बेटा डिफॉरेस्टेशन, तो हम क्या करेंगे, अफोर्टेशंस मींस इसमें हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे प्लांटेड करेंगे। मींस जो लैंड से जहां भूमि है उस भूमि पर हम अधिक से अधिक क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो बेटा जो अपर लेयर है, जो सॉइल्स, उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और उसको इरेजन कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इससे बेटा जो लैंड डिग्रेडेड होने से क्या होगी, कम होगी। जो माइनिंग करते हैं वो प्रोसेस तो हमें करना ही होगा, लेकिन माइनिंग करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्लान होनी चाहिए। उससे जो वेस्टेज उत्पन्न होते हैं उनका हमें सही से निपटारा करना चाहिए बेटा। उसके साथ साथ जो बेटा माइनिंग करने के बाद जो माइंस है, जो गहरे गड्ढे होते हैं, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रॉपर मैनेजमेंट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, माइनिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, किससे होने वाली जो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ग्राजिंग की बात आ रही थी, ओवर ग्राजिंग्स। जहां हम पशुओं को चराते हैं उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि पशुओं को लॉन्ग टाइम पीरियड्स तक हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर न चराएं। और बेटा इससे क्या होता है कि जब हम पशुओं को एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं चराएंगे तो जो वेजिटेशन है उसको प्रॉपर ग्रोथ करने का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और इससे बेटा हम लैंड को डिग्रेडेड होने से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा हम बात करते हैं इरिगेशन जो सिस्टम्स है उसको भी हम प्रॉपर कंट्रोल करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही क्या करें, इरिगेशन करें। और इरिगेशन को कंट्रोल करके करेंगे, आवश्यकता के अकॉर्डिंग करेंगे, तो बेटा इससे क्या होगा कि जो लैंड में जो सारी ये अम्लीय तत्वों की जो मात्रा बढ़ने की बात कर रहा था मैं, वो नहीं बढ़ेगी। और बेटा हमारी जो वाटर रिसोर्स है उसका भी क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। अब आता है बेटा हम बात करते हैं
इंडस्ट्रीज या अर्बन जो एरिया से जो वेस्टेज उत्पन्न होते हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिस्चार्जेबल्स, या हम कह सकते हैं डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्टेज। जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज उत्पन्न होते हैं उनका हमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। उनको इस तरह से ओपन प्लेस पर या लैंड पर नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि लैंड को डिग्रेडेड होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बेटा यहां तक हमारा जो लैंड रिसोर्स जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने लैंड रिसोर्स में पढ़ा था बेटा लैंड रिसोर्स, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके बेटा यूज, साथ में उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूज के बाद हमने पढ़ा कि भी हमारे पास जो टोटल लैंड्स है वो उसका जो हमारे पास 93% लैंड के क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल्स हैं, तो क्यों है। उसके बाद बेटा लैंड डिग्रेडेशंस के जो फैक्टर, जो कौन से जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो लैंड डिग्रेडेशंस के लिए, वो हमने पढ़ा। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है मिस हम लैंड डिग्रेडेशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक कि आपका जो लैंड जो रिसोर्स का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप अपनी बुक में या अपने नोटबुक में जब ओपन करके देखेंगे तो इसके अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सोयल। कौन सा आता है बेटा, सोयल। और सोयल्स के बारे में हम जाने बेटा तो आज कल हम इसमें सोयल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सोयल्स है क्या। अब लैंड और सोयल्स ये दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा। जो लैंड्स और सोयल डिफरेंट पार्ट्स है, हम बात करते हैं ये हमारी अर्थ है, हमने पढ़ा था अर्थ की, इसमें बेटा अर्थ है उसकी 3 लेयर्स है, हमने पढ़ा था। अपर जो लेयर है उसको हमने क्या कहा था, क्रस्ट। जो मिडल लेयर है उसको हमने क्या कहा था बेटा, क्रोड, सॉरी मेंटल। और फिर हमने इनर मोस्ट लेयर है उसको कहा था क्रोड। लेकिन जो अपर लेयर है जो अर्थ क्रस्ट, ये भी एक थिन लेयर से क्या होती है बेटा, कवर्ड होती है। जो अर्थ क्रस्ट है ये एक थिन लेयर से क्या होती है, कवर्ड होती है। और उसी थिन लेयर, उसी पतली परत को हम क्या कहते हैं, सोइल्स कहते हैं। जो हमारी जो लैंड है इसकी जो अपर पार्ट सेल अर्थ क्रस्ट है वो एक थिन लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है, एक पतली परत से। और उसी पतली परत को हम कहते हैं सोइल्स। ये एक बारीक कणों से बनी होती है और ये एक लिविंग सिस्टम्स है। क्योंकि बेटा देखिए सोइल्स, आप कहेंगे सर काफी नीचे तक खुदाई करते हैं तब भी मिट्टी आती है, नहीं बेटा। सोइल्स उसे कहते हैं जो लिविंग सिस्टम्स, मीन्स जिसमें जीवन संभव है। बेटा देखिए जो सूक्ष्म जीव जहां तक है जितनी गहराई तक, वो पार्ट्स कहलाता है सोइल्स का। अब ये जो सोइल्स है, जो फ्यू सेंटीमीटर जो सोइल्स है, इसको बनने में बेटा मिलियंस या लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैसे सोइल्स एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन बेटा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है। क्योंकि जो पेड़ पौधे या जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी जो अपर लेयर है ना वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटा करके फिर खेती करके देखिए, वहां पर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेटा बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें वो तत्व नहीं होते हैं जो एक सोइल्स में होने चाहिए। तो बेटा जो सोइल्स है इसका फॉर्मेशंस या इसके जो फैक्टर्स, इसके बनने के वाले सोइल फॉर्मेशंस के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और सोइल्स के टाइप्स, ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक ध्यान रखें बेटा, पूरी तरह से समझें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बेटा आप जरूर मैसेज करें या कांटेक्ट करें। धन्यवाद।